इस सिलेबस में देखेंगे पहला जो चैप्टर है आपका, इसमें आपके टोटल 5 यूनिट हैं, ठीक ना। थर्मल इंजीनियरिंग में कितने यूनिट हैं? 5 यूनिट। पहला यूनिट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। सेकेंड यूनिट है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। फोर्थ यूनिट है स्टीम जनरेटर। और फिफ्थ यूनिट है स्टीम टरबाइन एंड नॉजल्स। ठीक है, आई थर्मल इंजीनियरिंग 1 का अगर सिलेबस देखें तो पहला जो 2 यूनिट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इन दोनों को मिला दें तो यही क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल, क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। इन दोनों को अगर देखें तो ये है थर्मोडायनेमिक्स। और ये जो 3 चैप्टर हैं ये हैं स्टीम पावर प्लांट। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें स्टीम पावर प्लांट कंप्लीट कवर्ड नहीं है, कुछ पोर्शन अभी भी बचा रहता है, ठीक ना। जैसे सबसे पहले इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। स्टीम की प्रॉपर्टी को स्टडी करना, क्योंकि हमने बताया कि स्टीम पावर प्लांट में बेसिक हमारा जो मटेरियल है, जो हमारा मैटर है, वो क्या है? स्टीम। इसका उपयोग करके हमें बिजली को बनाना है। तो सबसे पहले हमें स्टीम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होगा। हमें इसकी ताकत को समझने के लिए, इसकी एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले इसके विषय में डिटेल से जानना होगा, ठीक ना। वो हम पढ़ेंगे स्टीम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पर, ठीक ना। सेकेंड चैप्टर है स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर का मतलब है ऐसा मशीन, ऐसा डिवाइस जिसके अंदर हम स्टीम को बना पाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं बॉयलर। स्टीम जनरेटर को क्या कहते हैं हम लोग? बॉयलर। बॉयलर एक ऐसा यंत्र है, मशीन है, जिसके अंदर हम क्या जनरेट करते हैं? स्टीम जनरेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम स्टीम के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। स्टीम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टीम के क्या गुण हैं, ये कैसे काम करता है, इसकी कितनी ताकत है, ठीक ना। और उसके बाद इसको बनाना सीखेंगे, स्टीम कैसे बनाई जाती है, और वो हम लोग कहाँ पे जानेंगे? स्टीम जनरेटर। इसको सिंपली क्या कहते हैं हम लोग? बॉयलर कहते हैं। घर में प्रेशर कुकर देखा है, उसमें भी स्टीम बनती है, ठीक ना। तो एक तरीके का बॉयलर ही है हमारा जो प्रेशर कुकर है, वो क्या है? एक तरीके का बॉयलर, बट कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक ना। इसके बाद जब हम स्टीम बना लेंगे, उसके बाद हम कहाँ पहुँचेंगे? स्टीम टरबाइन में, ठीक ना। क्योंकि ये जो स्टीम बनी है, किसके लिए बनाया हमने? मैकेनिकल एनर्जी बनाने के लिए हम स्टीम का उपयोग करते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी बनाएगा कौन? अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है? कभी कोई भी शाफ्ट अगर रोटेट कर रही है और अगर आपने उसको पकड़ा तो क्या होगा? आपके हाथ भी क्या होगा? रोटेट। तो शाफ्ट की जो रोटेटिंग शाफ्ट की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल। सिंपल, अगर हमको एकदम सिंपल रूप में किसी को समझाना हो कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो किसी भी रोटेटिंग शाफ्ट की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो हम स्टीम का यूज करते हैं किसके लिए? स्टीम टरबाइन के लिए। और इस स्टीम टरबाइन के अंदर क्या होता है भाई? स्टीम टरबाइन के भीतर देखिए, स्टीम टरबाइन के अंदर क्या होता है समझेंगे। इसके अंदर एक शाफ्ट होता है। स्टीम टरबाइन के अंदर क्या रहता है? एक शाफ्ट रहता है। और इस शाफ्ट में के ऊपर 2 चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं फिक्स ब्लेड
और एक को हम कहते हैं मूविंग ब्लेड। शाफ्ट के ऊपर क्या लगी रहती हैं? दो चीजें, ठीक ना। ये देखिए, ये टरबाइन हो गया और इसके अंदर दो चीजें लगी हुई हैं, फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड। जो मूविंग ब्लेड होता है वो किससे अटैच होता है? शाफ्ट से अटैच होता है, ठीक है। और जो फिक्स ब्लेड जो मूव ना करे वो किससे अटैच रहता है भाई? बॉडी से, जिसको कि हम स्टेटर कहते हैं, ठीक ना। अब जो फिक्स ब्लेड होता है वो वास्तविकता में नोजल का काम करता है। नोजल क्या होती है भाई? नोजल जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया शुरू से लेकर के आगे तक, अगर हम यहां से यहां जाएं तो क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार क्या हो? डिक्रीज करे, कम हो। पानी का पाइप होता है, उसके मुंह को हम क्या करते हैं? दबा देते हैं, तो पानी की फोर्स क्या हो जाती है? पानी की गति क्या हो जाती है? तो हमने क्या किया, जब पाइप को मोड़ा तो उसको किसका शेप दे दिया? नोजल का दे दिया। बात समझ में आ रही? इस हिस्से को बेसिकली हम लोग सिंपली नोजल कहते हैं। ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नोजल कहते हैं। इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ का ज़्यादा है और यहाँ का क्या है? कम है, तो इस डिज़ाइन को नोजल कहते हैं। तो ये फिक्स ब्लेड ऐसे लगे रहते हैं कि ये लगातार क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करते हैं? कम करते हैं, यानी एक नोजल की तरह काम करते हैं और स्टीम को दिशा देने का काम करते हैं, ताकि वो स्टीम इस ब्लेड के ऊपर जाकर के सही तरीके से टकराए। बात समझ में आ रही है? और जब स्टीम इस मूविंग ब्लेड के साथ टकराती है तो ये मूविंग ब्लेड क्या होने लगता है? घूमने लगता है। और जब घूमेगा तो किसको घुमाएगा? ये जो बीच में शाफ्ट लगी है, इस शाफ्ट को भी क्या करेगा? घुमाएगा। और घूमती हुई शाफ्ट की एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब इसी शाफ्ट के ऊपर आगे यहां क्या लगा देते हैं? जनरेटर या डायनेमो जो भी कहें, या अल्टरनेटर कहें, तब ये जनरेटर भी घूमता है और यहां से हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो ये है हमारा स्टीम टरबाइन और नोजल। तो ये आपका सिलेबस है जो कि हमें इस सेमेस्टर में कवर अप करना है। बात समझ में आ रही है? ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आपकी शुरुआत है और इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कितना सिलेबस कवर करता है ये? 30%। बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ 5 सब्जेक्ट टोटल कवर करता है ये। इसलिए अगर आप फ्यूचर में अपने आप को कहीं अच्छी जगह देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट होकर आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। खाना पूर्ति नहीं करना है, दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, सीखने के लिए पढ़ना है, ठीक ना। क्लास में कुछ भी लिखना नहीं है, हर चीज़ मैं बोर्ड पे लिखूंगा और आप घर जाके लिखेंगे। सिर्फ क्लास में जो मैं बोलूँ उस पर कंसंट्रेट करना है। क्लियर है? कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक अपना हाथ खड़ा कर देना है, ठीक ना। टीचिंग जो होता है ना, ये जो क्लास का सिस्टम होता है, ये 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं बोलूँ ये ठीक नहीं है, आपके तरफ से क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए और मुझे खुशी होगी कि आप में से कोई खड़ा होकर क्वेश्चन करे, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं खुद भूल जाऊंगा, लेकिन अगर आप पूछेंगे तो उसके लिए मैं जाकर के कहीं ना कहीं किताब खोलूंगा। अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता हूं तो घर जाके क्या करूंगा? किताब खोलकर देखूंगा कि कल आपको फिर से बता पाऊं। इसलिए इसका खास ध्यान रखें कि अगर मन में कोई डाउट है, शंका है, तो आराम से हाथ खड़ा कर लें, ठीक ना। मैं तुरंत आपको मौका दूंगा पूछने का। और बेझिझक, गलत है सही है इससे कोई मतलब नहीं, हेजिटेशन नहीं रखना है, ठीक ना। टीचर के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी तो पढ़ने में समस्या नहीं होगी। जब तक डर बना रहेगा तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्लियर है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। क्लास में समय से आएँ। क्लास अगर 11 बजे की दी है तो पहले से बैठे रहें। ये नहीं कि मैं क्लास शुरू करूँ तो फिर यहाँ दिखें कि सर अंदर आ जाए, नहीं, वो मैं खुद अलाउ नहीं करूँगा और आपको भी ठीक नहीं लगेगा, ठीक ना। मेरा कहना कि नहीं आना है, ये ठीक नहीं लगेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और चिंता नहीं करनी है। अटेंडेंस की समस्या नहीं है हमारी तरफ से, कोई बाउंडेशन नहीं है और क्लासेस आपकी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अगर किसी दिन छूट भी गया तो उसको हम ऑनलाइन कवर कर सकते हैं।